जी हाँ, आज का सवाल यही कि भानु प्रतापपुर में भारी कौन है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव दरअसल अगले महीने होने जा रहा है और इसके लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मुहर लगाई गई है और ब्रह्मानंद नेताम वही हैं जिन्होंने 2008 में इसी सीट पर मनोज मंडावी को शिकस्त दी थी, हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर से ब्रह्मानंद पर दांव खेला है, जो कि मनोज मंडावी जिनके निधन की वजह से यह सीट खाली हुई है, उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। गोंड नेता ब्रह्मानंद नेताम को भानु प्रतापपुर का टिकट मिल गया है। 16 दावेदारों के बीच इस उपचुनाव में बीजेपी ने नेताम पर भरोसा जताया है। प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था, जहां आखिरी मुहर ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर लगी। एक नजर डालते हैं ब्रह्मानंद नेताम के अब तक के राजनीतिक सफर पर। बीजेपी को जीत दिलाएंगे ब्रह्मा। गोंड जनजाति से आते हैं ब्रह्मानंद। चरामा विकासखंड के कसावही गांव में पैतृक घर, 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। 2003 में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष बने। 2004 में कसावही के सरपंच बने। 2008 में भानु प्रतापपुर से जीते थे। 2008 में मनोज मंडावी को हराया था। 2010 में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। वर्तमान में पार्टी के अजजा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं छोटे से कार्यकर्ता, पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से विश्वास किए हैं उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। बीजेपी को ब्रह्मानंद नेताम पर पूरा भरोसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का कहना है कि पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ेगी। भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर स्वीकृति दी है। ब्रह्मानंद नेताम जी हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से भानु प्रतापपुर उपचुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल को इस सीट पर कांग्रेस की जीत की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीट को बचाने में पार्टी सफल होगी। ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल रहेंगे। मनोज मंडावी के निधन की वजह से भानु प्रतापपुर सीट खाली हुई थी। इस सीट पर हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। 2008 में मनोज मंडावी को इस सीट पर ब्रह्मानंद नेताम ने ही हराया था और ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। ये सीट कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली हुई थी और यहां से कांग्रेस के कई नेताओं ने दावेदारी की। हालांकि सबसे मजबूत दावा सावित्री मंडावी का माना जा रहा है, जो मनोज मंडावी की पत्नी है, और यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी ही दावेदार होंगी। सावित्री मंडावी पेशे से सरकारी टीचर रही हैं, लेकिन उपचुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने इस्तीफा जनभावना को देखते हुए दिया था और अपनी दावेदारी भी जता दी थी। तब से यह तय माना जा रहा है कि इस सीट को बचाने के लिए मुकाबले में वो रहेंगी।
और आइए इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इधर उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं धनंजय जी आप ही के पास आता हूं। ये चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव किस वजह से होने जा रहा है हम सभी को पता है। कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि अब तो आपको बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं और बता दिया है कि किससे मुकाबला होने वाला है। देखिए पुनीत जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 5वां उपचुनाव है। मनोज मंडावी जी के दुखद निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और सीट में जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार जो हमारे उपचुनाव में जो हमारी नीति है वो सरकार के 4 साल की योजनाएं हैं, जिसमें आदिवासियों के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया, उनके शिक्षा, उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उनको कानूनी अधिकार जो पेशा के नियम बना कर दिए हैं, उसके साथ साथ जो तेंदुपत्ता के मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4 प्रति बोरा दिया जा रहा है, पैसे उपज की समर्थन मूल्य खरीदी की जा रही है, और भी बहुत सारे काम जो आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने किया है। चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण की बात कर लूं, मैं मध्य विकास प्राधिकरण की बात कर लूं, सरगुजा विकास प्राधिकरण की बात कर लूं, तो लगातार हमारी सरकार जो इस वर्ग के लिए काम कर रही है। उसके साथ जो धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार 2640 रुपए इस पर दे रही है। बिजली विभाग योजना की बात कर लूं, अनेक योजनाएं सरकार के जिससे जनता को सीधा लाभ हो रहा है। इन सरकारी योजनाओं के साथ हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे और हमारी कांग्रेस सरकार पार्टी की नीतियां हैं कि उस नीति के तहत हम जाएंगे। और इसी तरह जो भानु प्रताप की जनता, जो मनोज मंडावी जी के जो सपने थे जनता के, जो विकास के इबादत उधर वहां लिखी गई थी मनोज मंडावी जी के द्वारा, उस विकास की इबादत जो लिखी थी उसको आगे बढ़ाना काम करेंगे। और भानु प्रताप की जनता के पर पूरा हमको भरोसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उस पर मुहर लगाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार के कामों पर मुहर लगाएंगे और ये 5वां विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड मत से जीत दर्ज कराएगी। ठीक है। वैसे दावा कांग्रेस की तरफ से यह भी किया जा रहा है कि पिछला मनोज मंडावी ने जो चुनाव जीता था उससे दोगुनी लीड इस बार होने वाली है कांग्रेस की। उमेश जी, कांग्रेस की तरफ से दावे तो हैं, लेकिन आपके पास कौन से मुद्दे हैं? आदिवासी वर्ग का आरक्षण कम होना, क्या ये मुद्दा आप इस चुनाव में, उपचुनाव में उठाने वाले हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष इसे लगातार बता रहा है और साथ ही साथ ये विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा तो रहने ही वाला है। पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में शीश नवाता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित भानु प्रतापपुर उपचुनाव, और चूंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव आदरणीय मनोज मंडावी जी के दुखद असमय निधन के कारण हो रहा है, मैं उनके चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हम जा रहे हैं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बीते 4 वर्षों की विफलता रही है, उन विफलताओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो एक मिथक रहा है, बीते 4 चुनाव का लगातार कांग्रेस के नेता जिक्र करते हैं उपचुनाव का, और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का डंका पीटते हैं, ढोल बजाते हैं दम। उस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव के अंदर में उतरी है और ब्रह्मानंद नेताम जी के रूप में हमने प्रत्याशी उस क्षेत्र की जनता को दिया है। जनता जनार्दन है। जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। एक सरपंच से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा वहां से प्रारंभ की। 2008 के अंदर में उसी क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विधायक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की सेवा की। और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आदिवासी समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे और मजदूर महासंघ भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मंत्री के रूप में कार्य किया। रह गई बात इस उपचुनाव के अंदर में, उपचुनाव में निश्चित तौर पे विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जिस प्रकार से वनवासियों को, जनजाति समाज को, आदिवासी भाइयों को छला और ठगा गया। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और एक तरफ तो सभी लोग बिरसा मुंडा जी को जयंती के अवसर पर नमन कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा हुआ है, चक्का जाम किया हुआ है।
उस आरक्षण की मांग को लेकर के तो समझा जा सकता है कि बीते 4 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस प्रकार से आदिवासी समाज को छलने और ठगने का काम किया है और सीधे तौर पे 32%। ठीक है, समय अधिक ले रहे हैं आप उमेश जी, बिल्कुल पॉइंट पे आए तो ज्यादा बेहतर होगा। सावित्री मंडावी को सिंपैथी वोट मिल सकता है, आपको नहीं लगता? देखिए, उनका पूरा समय चुनाव है, चुनाव में तमाम तरह की स्थितियां रहती हैं और आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से चुनाव के अंदर में हम उतरेंगे, जनता जनार्दन है, मैंने पहले ही कहा, और जनता तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके निर्णय करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कांग्रेस की सरकार की जो विफलताएं रही है 4 वर्षों की, उस विफलता को भी जनता देखेगी और बीते 15 वर्षों के अंदर में जो हमने विकास के काम किए थे, उन विकास के कामों को भी आधार बना करके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता उस विफलता को आधार मानते हुए, कांग्रेस की विफलता को देखते हुए और हमारे आप विश्वास जता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, ये बताइए, आदिवासी वर्ग से भी फॉर्म खरीद लिया गया कैंडिडेट उतारने को लेकर के, और ये मुश्किलें क्या खड़ी करेगा? ये दोनों दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दूसरी बात कि आदिवासियों का आरक्षण जो है वो कम घट गया, और ये मुद्दा तो रहने वाला है, नाराजगी तो रहने वाली है, क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश का आदिवासी समाज जानता है कि आरएसएस और भाजपा कई बार सैनिक मंचों से कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, और जिस दौरान 32% आरक्षण लागू किया, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो गिरी हुई सोच थी, उसके चलते न्यायालय में उस विषय को रखने में उन्होंने कहीं न कहीं न्यायालय की आड़ लेकर अपनी नाकामी को छिपाने का काम किया है। दुर्भाग्य की बात है, नंदकीराम कंवर जी की कमेटी जो एक आदिवासी नेता है, उस कमेटी की अध्यक्षता में तो कमेटी बनाया जाता है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया गया, उसका आधार क्या है, लेकिन उस कमेटी की सिफारिश को न्यायालय में नहीं रखा गया। एक और जहां न्यायालय को भी गुमराह किया गया कि उन्होंने कमेटी को गठन किया, दूसरी ओर आदिवासी समाज को धोखा देने का आरएसएस भाजपा रमन सिंह की सरकार ने किया था। आदिवासी समाज पढ़े लिखा समाज है, उनको पता है किस प्रकार से 15 साल तक रमन सरकार में धोखा उनके द्वारा किया गया। आदिवासी वर्ग के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा पूर्व रमन सरकार ने किया था, गाय देने का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए आरएसएस भाजपा की सरकार ने भू संशोधन विधेयक लाया था। लेकिन ये पूरे वर्ग को आप कैसे बताएंगे? आप जो कह रहे हैं हर एक व्यक्ति को आप ये कैसे बताएंगे कि साहब इन्होंने धोखा दे दिया, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं? सत्ता में तो आप थे और अभी भी सत्ता में आप ही हैं, और उस वक्त जब दिया गया तब बीजेपी सत्ता में थी। ये तो जो भी व्यक्ति होगा वो जानेगा ये बात। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने कहा प्रदेश का एक एक आदिवासी समाज का एक एक व्यक्ति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य अधिकार को जानता और पहचानता है। उनको एक एक व्यक्ति को पता चल चुका है कि रमन सिंह की सरकार ने आदिवासी समाज का धोखा किया था। मैं कह रहा हूँ ना, आदिवासी समाज के जो बहुत सारे थे, नंदकीराम कंवर जी के साथ नंद कुमार साई जी की बात कर लूँ, ब्रह्मानंद जी की बात करता हूँ, जो भानु प्रतापपुर में खुद को आदिवासी प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उस दौरान मौन क्यों रहे? आदिवासी समाज के लोग से पूछ रहे हैं। जब नंदकीराम कंवर की सिफारिश को नहीं माना गया रमन सरकार के द्वारा, तब ब्रह्मानंद मौन क्यों थे, नंदकीराम मौन क्यों थे, नंद कुमार साहब मौन क्यों थे? पूछ रहे ना, एक एक व्यक्ति जागरूक अपने अधिकारों के प्रति। नहीं, लेकिन ये मुझे ये बताइए, आपने एक और सवाल का जवाब नहीं दिया कि आदिवासी वर्ग की तरफ से भी फॉर्म खरीदा गया, ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहने वाली? किसी लिए कोई मुश्किल नहीं, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी विचार रखने का अधिकार है। मुश्किल सी कौन सी बात है? उनको लगता है कि वो चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, मुश्किल कोई बात नहीं है। लेकिन प्रदेश का आदिवासी समाज जानता है कि आरएसएस भाजपा आरक्षण विरोधी है और उसकी गलत नीतियों के चलते उनके आरक्षण में कटौती हुआ है। ठीक है, आदिवासी समाज ये तब कैसे जानेगा जब बीजेपी ने 32% आरक्षण दिया था और आपकी शासनकाल में कम हो गया? अब किन परिस्थितियों से कम हुआ, लेकिन देने वाले को कैसे मान लिया जाए कि वो विरोधी है? उमेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वविदित है 2012 के अंदर में किस प्रकार से 20% से बढ़ाकर के 32% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस बात को बेहतर तरीके से पूरे प्रदेश की जनता, आदिवासी समाज के भाई बहन जानते हैं। अब सवाल तो यह उठ करके आ रहा है कि 12 से लेकर के 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर में रहती है। उस आरक्षण में कहीं कोई कटौती नहीं, कहीं कोई कमी नहीं आती, लगातार न्यायालय में पक्ष मजबूती से रखा जाता है और 6 वर्षों तक उस आरक्षण को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ऐसा क्या हो गया बीते 4 वर्षों के अंदर में कि इस प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार
आदिवासी भाई और बहनों की एक तरफ तो हितैषी बनती है और वहीं उनका पक्ष को न्यायालय में मजबूती से नहीं रख पाती है। इस सवाल का जवाब तो आपको भानु प्रतापपुर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के एक एक कोने के अंदर में आदिवासी भाई बहनों को देना पड़ेगा। लेकिन उमेश जी, उपचुनाव के नतीजे तो कांग्रेस के ही पक्ष में रहे हैं अब तक के, ये आप भी जानते हैं। ये 5वां उपचुनाव है। मैंने कहा इस बार हम इस मिथक को तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत भानु प्रतापपुर के अंदर में होगी। और एक और सवाल जो वनवासी बंधु पूछ रहे हैं, अनुसूची जो क्षेत्र है जहां पर विशेष आरक्षण, चाहे बस्तर की बात करें, बिलासपुर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, तो विशेष आरक्षण जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र के जो आदिवासी भाई बहन है, वनवासी हैं, उनको विशेष आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 से लगातार कर रही थी। उस आरक्षण को भी दे पाने में विफल इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार उस पर क्या जवाब देगी जब जनता के बीच वह वोट मांगने के लिए जाएगी? इसको कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए। 25% वाले मामले में तो आप आरोप लगाते हैं, लेकिन जो आरक्षण आपने छीन लिया है साहब, जो विशेष आरक्षण है, जो तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग कर्मचारी के रूप में सीधा लाभ विशेष आरक्षण के रूप में मिलता था, वो आपने छीनने का पाप क्यों किया? धनंजय जी, जवाब देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बच नहीं सकते तो जवाब ले लेते हैं, बचने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी और भानु प्रतापपुर की जनता देगी। किस प्रकार से मोहन भागवत जो आरएसएस के हैं और भाजपा के नेता जो लगातार आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, 15 साल में कैसे रमन सिंह की सरकार ने आदिवासी समाज का धोखा किया। हम तो कह रहे हैं 32% आरक्षण दिया और दूसरे वर्ग एससी वर्ग का आरक्षण को खत्म किया। मतलब 2 वर्गों की लड़ाई कूट डालो और राज करो की नीति में किस प्रकार से रमन सरकार चल रही थी। दूसरा वर्ग क्या अपने न्यायालय में अधिकार मांगने के लिए वहां इनको पक्ष रखना था, लेकिन ननकी राम के साथ भी धोखा रमन सिंह ने किया। ठीक है उमेश जी, सिफारिश को नहीं माना आदिवासी आपने जवाब दिया नहीं। अब ये तो आदिवासी भाइयों बहनों आरक्षण का विषय हो गया। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में आपने क्या किया? आपने घोषणा किया था, उसमें भी एक तरफ आप आरक्षण की बात करते हैं, दूसरे तरफ आपके व्यक्ति जाकर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देते हैं, उसको आप नवाजने का काम करते हैं। आपके पास जवाब नहीं है धनंजय जी, आप बताइए ना, वनवासी क्षेत्रों के अंदर विशेष आरक्षण क्यों छीना? आप केवल आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, जनता देख रही है, आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस और रमन सिंह की सरकार ने किया, जानता है और आरएसएस की नीति है, खूब डालो राज करो। चलिए, फूट डालो राज करो, एक बार फिर से आपने दोहरा दिया। कल इस पर भी हमारी डिबेट हुई थी कि फूट कौन डाल रहा है, राज कौन कर रहा है, इस पर भी कल डिबेट हुई थी। लेकिन एक चीज मैं धनंजय जी आपसे भी समझना चाहता हूं और उमेश जी आपसे भी समझना चाहता हूं। टिकट तय हो चुके हैं, कांग्रेस में लगभग होने वाला है। उमेश जी, बीजेपी ने तो टिकट तय कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनावों में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो जाती है कि एक व्यक्ति एक टिकट है और कई लोग दावेदार हैं। क्या दोनों दलों में, अब बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्या बीजेपी में क्या टीस नजर आएगी टिकट न मिलने की? क्या सबको साथ लिया आप लोगों ने साथ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं होती। निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, सभी लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी की अपेक्षा रहती है। लेकिन जब टिकट का निर्णय हो जाता है कि कौन व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा, कौन लड़ेगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमल का फूल निशान लेकर के उसके साथ हो लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। चिंता का विषय तो कांग्रेस के लिए है। टिकट की घोषणा करने में कांग्रेस क्यों पिछड़ गई है? कहीं कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं के अंदर विरोधाभास तो नहीं है? कहीं भूपेश बघेल जी कुछ और चाह रहे हैं, मोहन मरकाम जी कुछ और चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? इसलिए शायद मोहन मरकाम जी आज छत्तीसगढ़ से भी बाहर चले गए हैं। कहीं विरोधाभास में टिकट तो नहीं फंस गई है? तो इस बात का जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए कि भैया बड़े नेताओं का विवाद पहले सुलझ जाए, उसके बाद जो टिकटार्थी है, क्योंकि कांग्रेस में तो बड़े कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन एक सवाल और आपसे उमेश जी, कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है या लिटमस टेस्ट माना जा रहा है? क्या होगा अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं करती है तो? क्योंकि इसके बहुत कम अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखिए, राजनीति में सेमीफाइनल या फिर लिटमस टेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। हम सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, समय समय पर चुनाव होते हैं, पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से हम चुनाव में उतरते हैं। मैंने पहले ही कहा
ये तमाम उपचुनाव का मिथक भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में तोड़ने जा रही है। चिंता का विषय तो कांग्रेस है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि मिथक तोड़ने जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पिछली बार से दोगुनी लीड से हम जीतने वाले हैं। अब जब नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाना है। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।